Hey guys, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये आपके बुक का ऐसा चैप्टर है जो किसी बच्चे को नहीं पसंद आता, और अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो ये चैप्टर मुझे भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगता, जस्ट बिकॉज इट हैज़ सम बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स विच आई हेटेड ऑल माई लाइफ। तो बट मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझाने की, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आए तो आप उसे सॉल्व कर सको। तो बेसिकली ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के ऊपर है कि कैसे उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से, उनकी हार्ड वर्किंग और उनकी डेडिकेशन, उनके हार्ड वर्किंग नेचर और डेडिकेशन की वजह से उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक लेवल पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है उनकी एज के हिसाब से। वो सारी चीज़ें जो जो रिक्वायर्ड है इस चैप्टर के लिए वो हम पढ़ेंगे। मैंने इसको ब्रेक किया है छोटे छोटे पोर्शंस में, एक पर्टिकुलर पोर्शन एक्सपेरिमेंट्स वाइज, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर किसके बारे में है। ये जो चैप्टर है वो एक साइंटिस्ट के बारे में है बेटा, जिनका नेम है रिचर्ड H.E. ब्राइट। सो दैट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और इन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। वो एक यंग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। किसके बारे में? कि जो सेल्स हैं वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो जर्नी है वो किस चीज़ की है? हिज जर्नी इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। और इसी वजह से ये एक यंग साइंटिस्ट बन पाए और एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाए। ठीक है, आगे समझ में किसके बारे में है? रिचर्ड E. ब्राइट, जो कि एक यंग साइंटिस्ट हैं। और क्या इन्होंने डिस्कवरी की थी? हाउ सेल्स वर्क। दिस इज द मेजर डिस्कवरी जो इनकी थी, और इसी वजह से ये पूरा हम आज चैप्टर पढ़ेंगे, इनकी पूरी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनके बैकग्राउंड से। तो बेटा जो ये हमारे E. ब्राइट थे ना, साइंटिस्ट थे, ये एक लौते चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। ही वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, एंड ही ग्रू अप इन रीडिंग। एक जगह है पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, सो पेंसिल्वेनिया में देयर इज दिस प्लेस रीडिंग, वहां पे बेटा इनका जन्म हुआ था। इनके फादर की डेथ हो गई थी व्हेन ही वॉज इन 3rd ग्रेड। तो जब ये बेटा 3rd ग्रेड में थे तो हिज फादर डाइड, उनके फादर की डेथ हो गई थी, और तब से हिज मदर बिकेम हिज ट्रू कंपेनियन। तब से ही बेटा जो उनकी मदर थी वो उनकी बिगेस्ट कंपेनियन और गाइड बन गई। यानी हिज मदर सपोर्टेड हिम लाइक एनीथिंग। जो भी चीज़ एक साइंटिस्ट बनने के लिए उन्होंने पजेस की वो उनकी मदर की वजह से, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे थ्रू आउट हिज जर्नी। और यहीं से बेटा आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि रिचर्ड E. ब्राइट की मदर का क्या रोल था उनकी लाइफ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स बोर्ड्स में आया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज इन 3rd ग्रेड, एंड बाय देन हिज मदर बिकेम हिज बिगेस्ट कंपेनियन एंड गाइड। वो बहुत बड़ी सपोर्टर बनी और बहुत ज़्यादा एनकरेज किया उनको। तो बेटा उन्होंने किस किस चीज़ों में इनकरेज किया उनको? लर्निंग के लिए। सो शी इनकरेज्ड हिज लव फॉर लर्निंग। जो भी उनको पसंद था ना, पढ़ना बहुत पसंद था, तो पूरा इनकरेज करती थी, उनको बुक्स दिया करती थी। शी यूज्ड टू गिव हिम बुक्स ताकि वो ज़्यादा पढ़ सके। टेलीस्कोप्स देती थी बेटा, माइक्रोस्कोप्स देती थी, एंड अदर मटीरियल्स। वो जो भी चीज़ें एक स्टूडेंट को चाहिए वो सारी चीज़ें उन्हें दिया करती थी अपने बेटे को, क्योंकि ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज। सो वॉट ऑल डिड शी यूज टू गिव हिम? बुक्स, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स एंड अदर मटेरियल्स, और भी जो भी यूजफुल चीज़ें हैं। और इसके अलावा उनको एजुकेशनल ट्रिप्स पे भी लेके जाया करती थी हमारे साइंटिस्ट को उनकी मदर। शी यूज्ड टू टेक हिम ऑन एजुकेशनल ट्रिप्स ऑल्सो, और स्पेंड इवनिंग टीचिंग हिम एट द डाइनिंग टेबल। और जब डाइनिंग टेबल पे वो लोग खाना खाते थे, दैट टाइम ऑल्सो हर मदर यूज टू टीच हिम। तो आप सोच सकते हो कि हाउ सपोर्टिव शी वॉज थ्रू आउट हिज जर्नी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनके साइंस में जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मदर का रोल आया, आप लिख सकते हो। रिचर्ड E. ब्राइट वॉज बॉर्न इन रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में उनका बर्थ हुआ था। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज 3। उसके बाद से हिज मदर बिकेम हिज बिगेस्ट कंपेनियन एंड गाइड। उनकी जो मदर थी बेटा helped him in multiple ways or encouraged him in multiple ways. She used to give him books, microscopes, telescopes and other यूजफुल आइटम्स। ऑल्सो यूज टू टेक हिम ऑन एजुकेशनल ट्रिप्स पे लेकर जाती थी। उसके अलावा ऑल्सो यूज टू टीच हिम ऑन द एट द डाइनिंग टेबल, और इवनिंग में टीच किया करती थी। इवनिंग है ना, स्पेंट इवनिंग्स टीचिंग हिम एट द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे बैठ के उनको पढ़ाया करती थी, और दैट इज वाई शी प्लेड अ ह्यूज रोल, ये याद रखना ये लाइन, इन शेपिंग हिज इंटरेस्ट इन साइंस। सो शी वॉज द मेन रीजन फॉर इट। आगे देखते बच्चों, आगे क्या हुआ कि पहले पहले ना जब वो छोटे थे उनका मेजर इंटरेस्ट किस में था? ही वॉज क्यूरियस एंड हार्ड वर्किंग। आपको स्टार्टिंग में बताया था
अपने बचपन से ही वॉज क्यूरियस। क्यूरियस की जगह आप और अच्छा वर्ड लिखना चाहो तो आप इंक्विजिटिव भी लिख सकते हो, यानी जिससे जिज्ञासा होती हर चीज़ को जानने के लिए। सो उन्हें बहुत पसंद था बेटा बटरफ्लाइज कलेक्ट करना। सो ही यूज टू कलेक्ट थिंग्स अलॉट, बहुत पसंद था उनको, जैसे कि बटरफ्लाइज हो गया, फॉसिल्स हो गया, रॉक्स हो गए एंड कॉइन्स हो गए। सो ही यूज टू कलेक्ट, ही लव्ड कलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो जब वो क्या बने, कुछ टाइम बाद बेटा उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में भी है। एस्ट्रोनॉमी पता है ना, वो जो आप स्काई में स्टार्स वगैरह देखते हो, तो ही स्पेंट नाइट्स लुकिंग एट स्टार्स को देखा करते थे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोनॉमी में आ गया और एस्ट्रोनॉमी में। और सेकेंड ग्रेड तक बच्चों ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। मैंने बताया था ना ही हैड इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। तो जब वो थर्ड ग्रेड में थे तब तक उन्होंने 25 स्पीसीज बटरफ्लाई की ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी थी। उसके बाद जो इनका इंटरेस्ट था ना बटरफ्लाई कलेक्शन में, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगा था, ठीक है। आया समझ में? अर्ली इंटरेस्ट क्या थे उनके? अर्ली इंटरेस्ट थे कलेक्शंस में, बटरफ्लाइज हो गया, फॉसिल्स हो गया, रॉक्स हो गया, कॉइन्स हो गया। आफ्टर दैट ही बिकेम इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेंट नाइट्स लुकिंग एट द स्टार्स को देखने में टाइम बिताते थे। और उसके बाद सेकेंड ग्रेड तक ही हैड ऑलमोस्ट कलेक्टेड 25 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज जो उनके घर के आसपास थी। इतना ज्यादा उनको कलेक्शंस पसंद था। 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज जो उनके होम टाउन में अवेलेबल थी उन्होंने सारी कलेक्ट कर दी। अब बाद में क्या हुआ, मैंने बताया ना उनका इंटरेस्ट खत्म होने लग गया था ये बटरफ्लाई कलेक्ट और ये सब करने में। तो बाद में एक ऐसी बुक उनकी मदर ने उनको दी दैट चेंज्ड हिज लाइफ। ये लाइन याद रखना और ये क्वेश्चन याद रखना, यहां से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज दैट बुक व्हिच चेंज्ड ई ब्राइट्स लाइफ। कौन सी बुक दी थी उनकी मदर ने? तो बेटा बाद में क्या हुआ इनके इंटरेस्ट के बाद कि उनकी बेटा जो मदर थी ना, उन्होंने उनको एक बुक दी, उसका नेम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। अब मोनार्क क्या होता है बेटा? एक खूबसूरत सी सुंदर सी एक बटरफ्लाई होती है। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर बुक में जो ऑथर थे वो कौन थे? डॉक्टर उरखट। उरखट क्या थे? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में थे, तो एक साइंटिस्ट थे। ये बुक बेटा उन्होंने लिखी थी, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये होती है मोनार्क बर्ड, दिख रही है यहाँ पे ऐसी सी, देखो। तो उन्होंने इस बुक में ये बताया था कि जो मोनार्क बर्ड है बेटा वो ट्रैवल कैसे करती है। तो अब जब इसे ई ब्राइट ने पढ़ना शुरू किया तो उन्हें बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आया। ही गॉट टू नो अबाउट द माइग्रेशन, की मोनार्क बर्ड्स माइग्रेट कैसे करती है, कहाँ से कहाँ माइग्रेट करती हैं। और उसमें ये बुक इंटरेस्टिंग क्यों थी? बिकॉज उस बुक में बेटा एक इन्विटेशन भी था। यानी जो हमारे डॉक्टर उरखट है ना, ये इनका नाम फेडरिक उरखट था आई थिंक। तो इन्होंने क्या किया था बेटा? इन्वाइट भी किया था रीडर्स को। उन्होंने बोला था कि आपको जहीं पर भी टैग्ड बटरफ्लाइज दिखे, वो कहते थे बटरफ्लाइज पे अगर मोनार्क तुम्हें दिखती है कहीं पर तो उस पर टैग लगा दो। टैग लगाने का मतलब एक स्टिकर था वो पेस्ट कर दो, या फिर अगर तुम्हें कहीं पर टैग्ड बटरफ्लाई दिखती है तो उसका टैग रिमूव करो और उनको सेंड करो, ताकि उनको रिसर्च पता चल सके कि ये बटरफ्लाइज कहां से कहां तक जा रही हैं। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक बलून है, उसमें मैंने अपना नाम लिख के छोड़ दिया, ठीक है, और उसमें मैंने कोई कोड डाल दिया, कोड या नंबर। अब वो मान लो वो बलून बहुत दूर जाकर के मेरे किसी एक स्टूडेंट को मिला, तो अब वो क्या करेंगे, वो मेरे को भेजेंगे कि हमें आपका बलून यहाँ पे मिला, पता तो चल जाएगा ना किस एड्रेस से गया है। तो कुछ ऐसा ही था। सो दैट इज वाई दिस बुक वाज स्पेशल, बिकॉज ही इन्वाइटेड हिज रीडर्स। उन्होंने अपने रीडर्स को इनवाइट किया था टू हेल्प हिम इन रिसर्च बाय टैगिंग बटरफ्लाइज, की बटरफ्लाइज को टैग करो। कोई भी उड़ती हुई बटरफ्लाई दिख रही है मोनार्क, तो उसमें एक स्टिकर लगा दो, ताकि जब वो किसी दूसरे पर्सन के पास जाए तो वो पर्सन उस पर्टिकुलर स्टिकर को किसके पास भेज सके? साइंटिस्ट के पास भेज सके, ताकि उन्हें पता चल सके कि दिस पर्टिकुलर मोनार्क वो कहां से ट्रैवल करी है, कहां तक ट्रैवल करी है बेटा, ठीक है। इस तरीके से बात चल रही थी और इसी वजह से उनका जो रियल इंटरेस्ट था वो डेवलप हुआ। आगे समझ में? सो हाउ हिज इंटरेस्ट गॉट डेवलप्ड इनटू द साइंस अगेन, और which book was given to him by his mother. So the name of the book was The Travel of Monarchs X, ठीक है। और इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मोनार्क जो होती है बटरफ्लाई वो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करती है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, कमेंट करना। तो उसमें ये बताया था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो कैसे माइग्रेट करती हैं। सो दिस बुक ऑल्सो इन्वाइटेड हिज रीडर्स, इन्वाइटेड इट्स रीडर्स को भी इन्वाइट किया था टू हेल्प रिसर्च बाय टैगिंग बटरफ्लाइज, ठीक है। एंड ही गॉट इन्वॉल्व इनटू दिस प्रोजेक्ट एंड स्टार्टेड, और बहुत ज्यादा उन्होंने इस बटरफ्लाई में, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। बट एक टाइम ऐसे आया जब वो बोर होने लग गए, क्योंकि बेटा बटरफ्लाइज को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, यानी इट्स नॉट ईजी ना कि आप बटरफ्लाइज को ढूंढ सको, तो बटरफ्लाइज ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। दैट इज वाई व्हाट ही डिड, उन्होंने अपने घर के अंदर ही बटरफ्लाइज को क्या करना शुरू कर दिया, इंस्टेड ऑफ टैगिंग बटरफ्लाई को रेस करना शुरू कर दिया। घर पर ही क्या करने लग गए थे, बटरफ्लाई को उन्होंने
पालना शुरू कर दिया और पूरी ऑब्जर्वेशन साइकिल को ऑब्जर्व किया। अब ये ऑब्जर्वेशन साइकिल कुछ ऐसी सी होती है बेटा, इसमें प्यूपा होता है, कैटरपिलर होता है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरीके से उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। सो ही ऑल्सो गॉट डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि ये सब होता क्या है। तो अपने बेसमेंट के घर के बेसमेंट में बहुत सारी बटरफ्लाइज उगाई, मोनार्क बटरफ्लाइज, एंड ही गॉट द डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज बटरफ्लाइज। और उनको टैग करना उनके लिए आसान हो गया था, क्योंकि खुद से ही वो क्या कर रहे थे, घर पर ही बटरफ्लाइज को उन्होंने मतलब शुरू कर दिया था, उगाना कह रही हूँ मैं, बटरफ्लाइज को पालना शुरू कर दिया था खुद से। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ, अब देखो, अब आया टाइम, अब यहाँ से तुम्हें बैक टू बैक एक्सपेरिमेंट्स दिखेंगे, तो ध्यान से सुनना। अब बेटा 7th ग्रेड, ये याद रख लो, ये नंबर थाला 7, मतलब 7 थाला फॉर अ रीजन, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो क्या हुआ कि 7th ग्रेड में इन्होंने एक साइंस फेयर में एंट्री ली, क्योंकि मैंने बताया था ना, ही गॉट इंटरेस्टेड इन साइंस, वर्ड ऑफ साइंस में उनका इंटरेस्ट आ गया आफ्टर दैट बुक। पहले से तो था ही, बट उस बुक के बाद और इंटरेस्ट आया। तो वो पहले अपने साइंस फेयर में एंटर करते हैं, बट उस पर्टिकुलर फेयर में बेटा ही डिड नॉट विन, जीत नहीं पाते हैं। क्यों नहीं जीतते हैं? क्योंकि वो केवल क्या डिस्प्ले करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यू। तो जो फ्रॉक का टिश्यू होता है ना बेटा, उसकी केवल माइक्रोस्कोपिक स्लाइड वो प्रेजेंट करते हैं उस फेयर में, और इसी वजह से वो वहां पे जीत नहीं पाते। और वहां से ही रियलाइज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो रियल एक्सपेरिमेंट्स, कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स दिखाने होंगे, दैट इज द ओनली वे टू विन। वही उनको पता लग गया था कि तभी वो जीत सकते हैं, कि जो भी जीते उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट शो किए। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स दिखाए थे, किसके, फ्रॉक टिश्यू के। सो ही रियलाइज्ड कि रियल एक्सपेरिमेंट्स मीन्स डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, नॉट जस्ट मेकिंग नीट डिस्प्लेस। तो इट वाज अबाउट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट्स, कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स करना है, ये उन्हें रियलाइज हुआ। और इसी फेलियर ने उन्हें बहुत मोटिवेट किया, एंड ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। और आगे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगली बार कोई रियल फ्यूचर में एक रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फर्स्ट फेलियर वाज इन 7th ग्रेड व्हेन ही एंटर्ड द साइंस फेयर। और बनाया क्या था उन्होंने, क्या डिस्प्ले किया था, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यू। फ्रॉक टिश्यू होता है, उसकी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स दी थी, बट ही डिड नॉट विन। एंड दैट टाइम ही रियलाइज्ड कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो रियल एक्सपेरिमेंट्स इन ऑर्डर टू विन। अगर उन्हें जीतना है तो ही हैज टू शो सम रियल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो ही गॉट मोटिवेटेड बाय दैट, और यहां से वो मोटिवेट हो गए। अब बेटा आते हैं नंबर 8। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से अब मोटिवेशन के बाद बैक टू बैक बच्चों अब बहुत अच्छा काम चलेगा। अब इन्होंने क्या किया, इससे पहले एक और काम किया था कि ही रोट टू डॉक्टर फ्रैंक, वो थे फ्रेडरिक थे ना, जो इससे पहले जिनकी बुक पढ़ रहा था, उन्होंने तो हमारे साइंटिस्ट ने, ईब्राइट ने उनको लेटर भी लिखा था कि आप प्लीज मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करो रियल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। एंड देन ही गेव हिम अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। तो ये भी याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बता दिया। अब आगे क्या हुआ बेटा, अब पहला उनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें वो क्या करते हैं, एक डिजीज को स्टडी करते हैं, कैटरपिलर डिजीज, मोनार्क के कैटरपिलर डिजीज को। ठीक है, तो ऐसा होता है, बर्ड होती है, फिर कैटरपिलर भी होता है, फिर प्यूपा होता है। अभी आगे पीछे बच्चों थोड़ा सा देख लेना, मेरा हाथ थोड़ा ज्यादा ही टाइट है बायो में, और मैं चाहती भी नहीं हूँ पढ़ना, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। ठीक है, तो बेटा ऐसी मोनार्क का कैटरपिलर जो होता है ना बेटा, उस कैटरपिलर में एक डिजीज के बारे में इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया। तो हुआ क्या था कि वो ये फाइंड करना चाहते थे कि मोनार्क के जो कैटरपिलर्स हैं वो किसी डिजीज से मरते हैं। तो वो ये जानना चाहते थे कि जो मोनार्क है ना, मोनार्क के जो कैटरपिलर्स हैं ये कौन सी डिजीज से मरते हैं। तो वो एक डिजीज की वजह से उन मोनार्क कैटरपिलर्स की डेथ हो जाती थी, है ना। तो उन्हें लगा कि ये जो डिजीज है ना, ये कौन कॉज करता है, बीटल कॉज करता है। सो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं जिनकी डिजीज की वजह से डेथ हो जाती है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द इंसेक्ट कॉल्ड बीटल। उनको लगा ये बीटल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, बीटल की वजह से होता है। बट जो उनका एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने किया, उनको एक क्लियर आइडिएशन नहीं मिला, क्लियर रिजल्ट नहीं आया, ऑल्दो ही स्टिल प्रेजेंटेड इट एंड वॉन अ प्राइज। बट उन्होंने फिर भी उसको प्रेजेंट किया कि दिस इज माई आइडिएशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोनार्क कैटरपिलर में जो डिजीज होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंसेक्ट कॉल्ड बीटल। एंड ही शोड दैट एक्सपेरिमेंट, ऑल्दो जो रिजल्ट था वॉज अनश्योर, वो रिजल्ट कुछ आया नहीं, देयर वॉज नो एज सच आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, बट एनीवे ही शोड इट एंड वॉन द प्राइज। और उनको बेटा उसके लिए प्राइज मिल गया रियल एक्सपेरिमेंट के लिए। आगे अब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया बेटा, 9th ग्रेड पे, 7th ग्रेड
ग्रेड में फेल हुए, 8th ग्रेड में बताया कि बीटल की वजह से प्रॉब्लम होती है, ये एक्सपेरिमेंट फिगर आउट करने की कोशिश करी। नाउ कम्स अनदर पार्ट जिसमें वो ये दिखाते हैं कि कैसे जो वॉइसरॉय बटरफ्लाईज होती है ना वो मोनार्क की तरह दिखना चाहती है। देखो, एक होती है मोनार्क बटरफ्लाईज, ठीक है, एक होती है वॉइसरॉय बटरफ्लाईज। अब जो वॉइसरॉय बटरफ्लाईज होती है ना बेटा, उसको बर्ड्स बहुत ज्यादा खा लेती हैं, ठीक है। सो बिकॉज वो टेस्ट अच्छी करती है, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द इट्स अ फूड फॉर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। अब मोनार्क जो होती है उसे कोई नहीं खाता, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था कि एक थ्योरी थी कि जो वॉइसरॉय बटरफ्लाईज होती है ना वो मोनार्क की तरह दिखना चाहती हैं। क्यों? टू अवॉइड बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, ताकि उनको कोई बर्ड्स ना खाए, क्योंकि अगर वो मोनार्क की तरह दिखने लग जाएंगे, इफ दे ट्राई टू मिमिक मोनार्क, सो उस केस में दे कैन सेव देयर लाइफ, मे बी उनको कोई खाए ना। पता नहीं कौन सा यहाँ पे बाइकर भाई सब क्या कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसको कोई बर्ड ना खाए। ये था एक्सपेरिमेंट। तो मोनार्क क्या होती हैं, इतना ज्यादा पसंद नहीं होती है बर्ड्स को, सो दैट्स वाई वॉइसरॉय स्टार्टेड मिमिकिंग देम, इसलिए वॉइसरॉय जो है उनको मिमिक करती हैं। ईब्राइट ने ये टेस्ट किया, बट उन्हें बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि एक स्पेसिफिक बर्ड होती है जिसका नाम होता है स्टार्लिंग, और ये बर्ड बेटा केवल और केवल मोनार्क ही खाती है। तो उनको कोई क्लियर समझ तो नहीं आई बात, बट बाद में ऐसा एक्सपेरिमेंट आ गया था जिससे पता चल गया था कि जो मोनार्क है, वाइसरॉय है, दे डू कॉपी मोनार्क, मोनार्क को डेफिनेटली कॉपी करते हैं। और ये वो एक्सपेरिमेंट था बेटा जिसकी वजह से उनको फर्स्ट प्राइज मिला था जूलॉजी डिवीजन में, ठीक है। अभी तक उनको जूलॉजी डिवीजन में मिला फर्स्ट प्राइज और 3rd प्लेस ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। तो पहले वो हार गए थे, कुछ भी नहीं मिला था। इस बार उनको काउंटी साइंस फेयर यानी ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में तो क्या मिला, 3rd प्लेस, लेकिन स्पेसिफिकली जूलॉजी में उनको क्या मिला, फर्स्ट प्लेस। जैसे होता है ना कि आपका पूरा कल्चरल चल रहा है, तो एक हाउस होगा आपके स्कूल में, तो आपका हाउस कंप्लीटली 3rd आया ओवरऑल, लेकिन एक पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर एग्जांपल साइंस एक्सपेरिमेंट्स में क्या आ गया, वो फर्स्ट आ गया। तो वैसे ही इनको भी जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज मिला और ओवरऑल में 3rd प्राइज। समझ आया? तो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम कि व्हाई डू मोनार्क वॉइसरॉय ट्राई टू कॉपी मोनार्क, एंड द रीजन वाज बिकॉज दे आर बीइंग ईटन टू अवॉइड बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स, क्योंकि जो वॉइसरॉय होती हैं, मोनार्क होती है, उनको बर्ड्स नहीं खाती, तो इसीलिए वॉइसरॉय उनकी तरह दिखने की कोशिश करती। दे ट्राई टू मिमिक मोनार्क जस्ट टू सेव देयर लाइव्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां से इनको प्राइजेस मिलना शुरू हो गए। अब आगे देखते बेटा, बात आती है इनके हाई स्कूल की, ठीक है। हाई स्कूल की बात आती है। अभी 8th 9th है, अब हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ बेटा, जो इन्होंने डिस्कवर किया, जो मोनार्क के जो प्यूपा होता है ना बेटा, उस प्यूपा में कुछ डॉट्स होते हैं, गोल्डन डॉट्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो यू कैन सी दीज गोल्डन डॉट्स हेयर। तो ही सेड कि जो गोल्डन डॉट्स होते हैं ना, तो बहुत लोग ऐसा बोलते थे कि दीज गोल्डन डॉट्स आर जस्ट डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स है। डेकोरेटिव या ऑर्नामेंट्स के लिए मतलब एक तरीके से डेकोरेटिव पीसेस हैं, इसका कोई काम नहीं है, देयर इज नो यूज, कोई यूज नहीं है। कि जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, मोस्ट लोगों को यही लगता था दीज आर जस्ट डेकोरेटिव, बट ईब्राइट इसका रियल पर्पस फिगर आउट करना चाहते थे कि ये होती क्यों है। और ऐसा ही एक रिसर्च इन्होंने करी जिसमें इन्होंने रियलाइज किया कि ये जो गोल्डन डॉट्स होते हैं ना, दीज गोल्डन स्पॉट्स रिलीज स्पेशल टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं जो इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए। और यही प्रोजेक्ट था बेटा जिसने काउंटी साइंस में फर्स्ट प्राइज विन किया। इससे पहले ऑल ओवर काउंटी साइंस में उनको 3rd प्राइज मिला था और यहां पे उनको फर्स्ट प्राइज मिला ओवरऑल। और साथ में एक और चीज हुई थी, ही गॉट एंट्री। कहां पे एंट्री मिली थी उनको? इंटरनेशनल साइंस फेयर, एंड लेड हिम टू इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उनको एंट्री मिल गई थी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट की वजह से। इसको मैं आगे अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, बट तुम ये याद रखना मोनार्क बर्ड का क्या उन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट किया हाई स्कूल में कि ये जो मोनार्क के जो डॉट्स होते हैं ना प्यूपा में, तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू थिंक दीज आर जस्ट फॉर डेकोरेटिव्स, बट ही रियलाइज्ड ही वांटेड टू डू एक्सपेरिमेंट्स and later on he realized these spots were not just for decorative purposes, rather produces a special hormone which is important for the development of a butterfly, जो butterfly के development के लिए बहुत important है। इस experiment को करने का result क्या हुआ, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख दिया है। तो जब गोल्ड
स्पॉट रिजल्ट, याद रखना, गोल्ड स्पॉट गोल्ड स्पॉट गोल्ड स्पॉट, फर्स्ट टाइम जब उनको इंटरनेशनल फेयर में एंट्री मिली थी। तो ये जो गोल्ड स्पॉट रिजल्ट था ना, इसकी वजह से काउंटी साइंस में फर्स्ट आए थे ये। इंटरनेशनल साइंस फेयर के लिए इनको क्या मिल गया था, एंट्री मिल गई थी, क्वालिफाई हो गए थे। और इंटरनेशनल फेयर में ही थर्ड आए थे जूलॉजी डिपार्टमेंट में, स्पेसिफिकली जूलॉजी में थर्ड इनको प्राइज मिला था। सोचो इंटरनेशनल फेयर में थर्ड आना एक कैटेगरी में इज अ बिग डील। और इसके साथ साथ इनको एक आर्मी इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने का भी मौका मिला था, ठीक है, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने का भी बेटा इनको क्या मिला था, मौका मिला था समर्स में। आगे समझ में इसका आउटपुट, ये बेटा याद ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से लिख दिया ताकि परेशानी ना हो। अब उसके बाद बेटा क्या हुआ, इन्होंने इसी गोल्डन स्पॉट्स जो रिजल्ट आए थे ना, उसको एक्सपेरिमेंट करते रहे। पहले बार इन्होंने क्या फिगर आउट किया कि ये जरूरी होता है डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद ये इसको फिगर आउट करते गए, और ज्यादा रिसर्च की इन्होंने अपने हाई स्कूल में, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स के मोनार्क बटरफ्लाइज के प्यूपा के ऊपर, और फिर फाइंड आउट फाइनली कर ही लिया कि ये जो हार्मोन होता है ना बेटा, ये अगर ना हो तो एक बटरफ्लाई ग्रो ही नहीं कर सकती। यहाँ पे ये थोड़े से श्योर हो गए थे, और उसके बाद इन्हें फर्स्ट प्राइज मिल गया था इंटरनेशनल साइंस फेयर में। इससे पहले थर्ड प्राइज मिला था पूरी कैटेगरी के अंदर, जूलॉजी कैटेगरी में। इस समय फुल फ्लेजेड ये फर्स्ट प्राइज ले लिया था इन्होंने, और दोबारा से इन्हें इसी पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर में रिसर्च करने का मौका मिला था, ठीक है। याद रखना, ही कंटिन्यूड इज रिसर्च इन हाई स्कूल, पहले इन्होंने फिगर आउट कर लिया था। इसका एक टेबल लगा दूंगी लास्ट में, जिससे आप और फिगर आउट कर पाओगे, ठीक है, और अच्छे से। आगे देखते बच्चों, अब क्या हुआ, अब आया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने सीनियर ईयर ऑफ हाई स्कूल में किया था, सीनियर ईयर ऑफ हाई स्कूल, ठीक है। आप देखते हैं अब ई ब्राइट ने क्या किया, एक और रिसर्च की जिसमें इन्होंने सेल्स को ग्रो किया फ्रॉम मोनार्क विंग, यानी मोनार्क की जो विंग है उसमें क्या किया, सेल्स को ग्रो किया, बाय ग्रोइंग सेल्स। सेल्स को ग्रो किया किससे, मोनार्क की विंग से। और इसके लिए जब इन्होंने ये मोनार्क की विंग से किया तो कहां पे कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं। यानी एक होता है कि मोनार्क खुद से ग्रो कर रही है ना, एक होता है लेबोरेटरी, यानी एक स्पेशल कंडीशन में कुछ चीज ग्रो कर रहे हो, कुछ फिगर आउट करने के लिए। तो इन्होंने मोनार्क की विंग से क्या करने की कोशिश करी, ग्रो करने की कोशिश करी सेल्स को, ग्रोइंग सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क विंग। रिसर्च फर्दर बाय ग्रोइंग सेल्स फ्रॉम मोनार्क विंग्स, लैब में ले गए और सेल्स को ग्रो करने की कोशिश करी। और इस समय पे उन्होंने रियलाइज किया कि जो सेल्स है ना, इन सेल्स को क्या चाहिए बेटा, वो हार्मोन चाहिए जो इन्होंने बताया था ना कि ये जरूरी है, वो हार्मोन चाहिए, अदरवाइज ये ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर सेल्स को हम क्या करेंगे, वो हार्मोन देंगे, तभी ये जो बटरफ्लाई है ये ग्रो कर पाएगी, अदरवाइज ये ग्रो नहीं कर पाएगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए भी उनको फर्स्ट प्राइज मिला था इंटरनेशनल साइंस फेयर में, जूलॉजी वाले डिपार्टमेंट में। बेटा मैं फिर बोल रही हूँ तो याद करना पड़ेगा, ठीक है, खुद से तुम्हें, इसलिए मैंने लिख दिया है। और इसके साथ साथ इन्हें अपॉर्चुनिटी भी मिली थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में काम करने का। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था कि जो विंग्स होती हैं, किसकी विंग्स होती है, मोनार्क की जो विंग्स हैं, उसको लैब्स में उस पे सेल्स ग्रो करने की कोशिश करी, यानी आर्टिफिशियली एक एनवायरनमेंट के अंदर बटरफ्लाई ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं ये। और उसके लिए जब वो ग्रो कर रहे हैं उन्हें रियलाइज हुआ कि उस हार्मोन के बिना ये ग्रो नहीं कर सकती, वो हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ गया, आगे देखते हैं बेटा। अब बच्चों नेक्स्ट जो लास्ट इनका एक्सपेरिमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से आपको ये लेसन पढ़ना पड़ रहा है। वो ये था कि एक बार जब वो इंसेक्ट्स के हार्मोन्स को रीड कर रहे थे ना, अब ऑफ कोर्स इंसेक्ट के हार्मोन्स को देख रहे थे, रीड कर रहे थे, समझ रहे थे कैसे सब कुछ चलता है, उसी समय बेटा इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी कि कैसे जो सेल्स हैं वो डीएनए को रीड करते हैं। देखो मुझे जितना समझता है, जो डीएनए होता है वो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंस्ट्रक्शंस देता है कैसे ग्रो होगा, बॉडी कैसे फंक्शन करेगी। तो उससे पहले तक साइंटिस्ट को ये तो मालूम था कि डीएनए इंस्ट्रक्शंस देता है सेल को, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो सेल उस डीएनए के इंस्ट्रक्शंस को रीड कैसे करता है बेटा। और यही चीज़ इन्होंने डिस्कवर कर दी थी कि जो सेल्स हैं ये एग्जैक्टली डीएनए को रीड कैसे करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस को रीड कैसे करते हैं। और ये एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंट थी, इसकी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट को यह समझ आया कि जो लाइफ है वो फंक्शन कैसे करती है। और इनकी जो डिस्कवरी थी वो बहुत सारी डिजीज को भी प्रिवेंट करने के लिए काफी यूजफुल हो सकती थी, जैसे कि कैंसर, ठीक है। और ये है इनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी जो पब्लिश हुई थी टॉप साइंटिफिक जर्नल में, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एक
कॉलेज स्टूडेंट के लिए या फिर एक स्टूडेंट के लिए। आया ना समझ में? क्या हुआ कि वाइल वर्किंग ऑन इंसेक्ट हॉर्मोन्स उन्होंने क्या फिगर आउट किया था कि हाउ सेल्स रीड डीएनए, कि सेल्स डीएनए को कैसे रीड करते हैं, मतलब डीएनए के इंस्ट्रक्शंस को कैसे कैच करते हैं। पहले तक साइंटिस्ट को ये तो मालूम था कि भाई जो सेल्स डीएनए है वो इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस देता है, बट सेल एग्जैक्टली कैसे रीड करते हैं वो यहाँ पे पता चल गया था कि हाउ सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, ठीक है। और इसी की जो ये एक्सपेरिमेंट था ये पब्लिश हुआ था टॉप साइंटिफिक जर्नल में। अब इसके अलावा क्या क्या टैलेंट्स और पर्सनालिटी थी हमारे साइंटिस्ट की वो बताई गई है। तो ईब्राइट एक केवल साइंटिस्ट ही नहीं थे, वो एक टॉप स्टूडेंट भी थे। ही वाज अ टॉप स्टूडेंट, एक चैंपियन डिबेटर भी थे, ऑल्सो वेरी गुड डिबेटर, पब्लिक स्पीकर भी थे और एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। समझ लो कितनी सारी क्वालिटीज पजेस करते थे। टॉप स्टूडेंट, चैंपियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, एक्सपर्ट फोटोग्राफर। और ये भी बताओ कि हार्वर्ड में इनको कौन सी पोजीशन मिली थी सारे स्टूडेंट्स में, वो भी आप मुझे बताओगे। तो उनके जो सोशल साइंस टीचर थे ना रिचर्ड, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हिम टू थिंक डीपली एंड एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। वो काफ़ी इंप्रेस थे इनसे, काफ़ी अच्छे बॉन्ड था हमारे साइंटिस्ट का इनके साथ, और वो उनको काफ़ी मोटिवेट करते थे अलग अलग आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव थे, काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव थे, बट सिर्फ प्राइजेस को विन करने के लिए नहीं कंपेटिटिव थे। वी कैन नॉट से ही वॉज जस्ट कंपेटिटिव बिकॉज ही वॉन्टेड टू विन प्राइजेस। वो इसीलिए कंपेटिटिव थे क्योंकि वो हर चीज़ में बेस्ट करना चाहते थे, ठीक है। तो क्या क्या ट्रेड्स थे? पब्लिक डिबेटर थे, मतलब एक्सपर्ट डिबेटर भी थे, पब्लिक डिबेट वो करते थे, पब्लिक डिबेट भी करते थे, पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छे, पब्लिक स्पीकर भी थे, एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, और साथ साथ में बहुत सारे नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते थे, उनके टीचर ने बताया। अब ये स्टोरी हमें बताती क्या है? ये बताती है कि हम कैसे ग्रेट साइंटिस्ट पर्सन बन सकते हैं। क्या चाहिए एक पर्सन को, क्या चाहिए एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए? पहली चीज क्यूरियोसिटी, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, एक सपोर्टिव फैमिली। यहाँ पर सपोर्टिव होने का किसने काम किया? हिज मदर प्लेड अ रोल ऑफ बीइंग अ सपोर्टिव पेरेंट, ठीक है। एनकरेज करना लर्निंग को। कंक्लूजन क्या है इनकी जर्नी? क्या है? क्यूरियस चाइल्ड, जो सिर्फ साइंस के लिए इंक्लिनेशन था, जिनका साइंस में इंटरेस्ट था, वो उनका क्यूरियोसिटी, एफर्ट और सपोर्ट जो किसी भी ग्रेट चीज को हम अचीव कर सकते हैं। मतलब एक इंक्लिनेशन था, बट उनकी हार्डवर्क की वजह से, क्यूरियोसिटी की वजह से और एफर्ट की वजह से वो बहुत ग्रेट चीज़ें अचीव कर पाए। और ये स्टोरी एक इंस्पिरेशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए ये हम पढ़ते हैं बेटा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जस्ट टू टेल अस इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। इट मीन्स आपको पहले सोचना पड़ेगा कुछ अचीव करने से पहले। सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक बार दोबारा से देखना। 7th ग्रेड में फेल हो गए, 8th ग्रेड में क्या किया, 9th में क्या किया, हाई स्कूल में क्या किया, पूरी की पूरी पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी बच्चों। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। आई होप मैंने अपनी तरफ से जितना हो पाया होगा आपको ये एक्सप्लेन कर पाई होंगी मैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।